तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। लास्ट क्लास हमने क्या बात किया था? लास्ट क्लास हमने बात किया था अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल को एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर कैसा फोर्स लगेगा, और हमने वो देखा था कि वो टॉर्क लगाएगा, मतलब घूमेगा। उधर से थोड़ा चीजें और कुछ अपना चीजें मिला के हम ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पूरा कंप्लीट तो आज की क्लास में नहीं होगा, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो तो समझा दूंगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड और एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के क्लास में हम समझते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। अब देखो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज होता है एक सर्किट में करंट मेजर करने के लिए। अब दिमाग में आएगा कि सर गैल्वेनोमीटर अगर करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है तो एमीटर क्यों होता है? तो एमीटर भी तो करंट मेजर करता है। एमीटर तो करंट अगर मेजर करता है तो गैल्वेनोमीटर क्यों बनाया? और अगर पहले गैल्वेनोमीटर बन चुका था तो एमीटर क्यों बनाया? तो ये क्वेश्चन है, दो डिवाइस एक ही काम करने में क्यों? तो जो उसका रीजन है ये समझना। जो गैल्वेनोमीटर है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन जो एमीटर होता है वो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने में उतना कामयाब नहीं होता। इसीलिए हमें और एक डिवाइस बनाना पड़ा जिसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। और वो क्या करता है, वो बहुत छोटे अमाउंट ऑफ, मतलब माइक्रो अमाउंट ऑफ करंट, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, इतने छोटे अमाउंट ऑफ करंट को भी ये डिवाइस मेजर कर सकता है। लेकिन एमीटर इतना छोटा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर का इजाद हुआ और गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? इट is a device used to detect current in a circuit। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर या डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट। अब चलो किस प्रिंसिपल पे काम करता है इसको जरा समझते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो, अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रख दूं जिसमें करंट जा रहा हो तो उस पर क्या लगता था? फोर्स लगता था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है ना। तो अगर मैं मान लो एक मैग्नेट है, उसके अंदर एक कॉइल रख दिया तो, और उसमें मैं करंट दौड़ाया, मतलब करंट उसमें पास करवाया, तो वो क्या करेगा? वो मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन या टॉर्क लगेगा, उसमें लगेगा ना। उसी प्रिंसिपल पे ये गैल्वेनोमीटर काम करता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एक करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए करंट डिपेंडेंट टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस ए एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब अगर मान लो ये आपका कॉइल है और इस कॉइल को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो वो क्या होगा? वो मूव करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा ना। या फिर अगर ऐसे देखना चाहो तो ऐसे रोटेट करेगा। तो इस जो रोटेट कर रहा है वो एक एंगुलर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब एक जगह मान लो यहां पे रेस्ट में है, जब करंट दौड़ाया वो ऐसे घूम गया, तो एक एंगुलर डिफ्लेक्शन दिखाया। और क्यों दिखाया? क्योंकि उस पे फोर्स लग रहा था। तो जो डिफ्लेक्शन दिखाया उसी बेसिस पे या उसी प्रिंसिपल पे ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। ठीक है, चलो अब ये बना कैसे, इसको जरा डायग्राम से समझते हैं। ये आपका टिपिकल एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम है। यहाँ पे दो साइड में मैग्नेट रखे हुए हैं। ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल का मतलब, अब देखो इधर आधा नॉर्थ पोल है और इधर आधा साउथ पोल है। अब ऐसा नहीं है कि दो मैग्नेट रखे हुए हैं, नहीं, ये ऐसे घूम के इधर से जॉइंट है। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको, वो ऐसे होते हैं गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट यूज होता है वो इस शेप में होते हैं। ये वाला नॉर्थ पोल होता है, ये वाला साउथ पोल होता है। ठीक है, मैंने बस आपको यहां से काट के ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और इसका जो शेप बनाया रहता है वो ऐसा कर्व्ड शेप रहता है। अब कर्व शेप क्यों रहता है? क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले समझ लेते हैं ये बना कैसे है।
ठीक है, तो ये एक मैग्नेट हो गया, इसके अंदर एक कॉइल रखा जाता है। अब कॉइल कैसे रखा जाता है, मान लो ये आपका एक लोहे ऐसा एक आयरन लिया जाता है, आयरन का डिब्बा लिया जाता है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है, ये आयरन का डिब्बा एक सर्कुलर वाला लिया जाता है, इसलिए यहां पे आपको सर्कुलर दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे रखा जाता है उसे। एक सर्कुलर डिब्बा लिया जाता है जो कि आयरन से बना हो या सॉफ्ट आयरन से बना हो, ठीक है, सॉफ्ट आयरन से बना हो। उसके अंदर एक एल्यूमिनियम का सीट लिया जाता है या एल्यूमिनियम का एक प्लेट लिया जाता है जिसके ऊपर बहुत पतले कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट लिए जाते हैं, ठीक है, लपेट लिए जाते हैं और उसी एल्यूमिनियम प्लेट को इस आयरन कोर के डब्बे में डाल दिया जाता है, ठीक है, आयरन के डब्बे में डाल दिया जाता है और उसी को यहां से नीचे से निकाल के एक स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब इसको समझना, ये मान लो आयरन का डब्बा है, इधर इसके अंदर आपको एक कॉइल फिट कर दिया जाता है, जो इसके अंदर मान लो ऐसे कॉइल फिट कर दिया जाता है, उसके अंदर एक कॉइल किस पे उंडेड होता है, कॉइल एक एल्यूमिनियम नॉन मैग्नेटिक, देखो लाइट नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम, उस पे वायर को लपेट दिया जाता है, कॉपर वायर को लपेट दिया जाता है और उसको इस डिब्बे के अंदर डाल दिया जाता है। और ये डिब्बा किससे बना हुआ होता है, ये डिब्बा सॉफ्ट आयरन से बना हुआ होता है। ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखना, एमसीक्यू में पूछेंगे, इसी से ही एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। तो कॉपर वायर किस पे उंडेड होता है, कॉपर वायर नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम पे उंडेड होता है और ये नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम फ्रेम किसके अंदर होता है, एक आयरन के कोर में उसके अंदर ये फ्रेम रहता है, ठीक है, और उसको इसके बीच में रख दिया जाता है और अब इसको बीच में रख दिया गया और इसके एक एंड में एक स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक हेयर स्प्रिंग जोड़ दिया जाता है। देखो ये हेयर स्प्रिंग लिखा हुआ। अब हेयर स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका बाल है ना, आपका बाल जितना पतला है उतने पतले वायर का स्प्रिंग बनाया जाता है। अब क्यों बनाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये समझ लो कि एक हेयर स्प्रिंग बनाया जाता है और हेयर स्प्रिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्प्रिंग का जो थिकनेस होता है वो आपका बाल जितना थिकनेस है उस थिकनेस का बना हुआ होता है। और वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है, वो जनरली फॉस्फोर और ब्रोंज के एलॉय से बना हुआ होता है, ठीक है। उससे उसके एंड को जोड़ दिया जाता है, इसके एंड को जोड़ दिया जाता है, एक एंड को, और दूसरे वाले एंड को, सामने वाले एंड से एक पॉइंटर निकाल दिया जाता है और ऊपर एक स्केल रख दिया जाता है, ठीक है, एक पॉइंटर निकाल दिया जाता है और ऊपर एक स्केल रख दिया जाता है। और ये जो पॉइंटर है ये किससे बना हुआ होता है, ये पॉइंटर आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ होता है, ठीक है। ये कहानी समझ में कैसे बना हुआ होता है। अब ये तो हम समझ गए ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, एक आयरन कोर है, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम का प्लेट है, एल्यूमिनियम के प्लेट के ऊपर कॉपर वायर को वुंड किया जाता है और कॉपर वायर से दो तारे, जो वायर वुंड किया गया है उसमें से दो तारे बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसमें से दो तारे ऐसे बाहर निकाल दिए जाते हैं और उसको सर्किट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कौन से सर्किट में, जिस सर्किट में हमें करंट मेजर करना हो। ये उसका मोटा मोटी पूरा कंस्ट्रक्शन इससे बन गया, ठीक है। अब आते हैं डिटेल में। अब यहां पे ये कर्व्ड क्यों रखा गया और ऐसा सर्कुलर शेप का आयरन कोर क्यों लिया गया, रेक्टेंगुलर ले जा सकते थे, स्फीयर ले जा सकते थे, ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का क्यों लिया गया, सर्कुलर तो नहीं सिलिंड्रिकल, मैं इस तरफ से दिखा रहा हूं इसलिए सर्कुलर बोल रहा हूं, लेकिन जनरली सिलिंड्रिकल का डब्बा होता है। तो सिलिंड्रिकल क्यों लिया गया, तो इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब देखो अगर मैं ऐसे प्लेन लेता, मतलब इधर से ऐसे लेता और इधर से कोई भी कॉइल ऐसे रखता, ठीक है, चांसेस हैं जब ये घूम रहा होगा सारे मैग्नेटिक फील्ड इसमें से, इस कॉइल में से पास ना करे, है ना, चांसेस है सारे मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से पास ना करे। लेकिन अगर मैं इसको कर्व्ड बना दूं, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की ओर जाएंगे,
मान लो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सेंटर की ओर जाएंगे ऐसे, और फिर इधर से साउथ की ओर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो रेडियल होने से एक फायदा ये होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि जो अमाउंट ऑफ करंट हम मेजर करना चाहते हैं वो हमारा बहुत पूरा का पूरा एक्यूरेट हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। ठीक है, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड हम यूज कर सके, इसीलिए हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। और दूसरा भी रीजन ये है, हमने लास्ट क्लास जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने फॉर्मूला क्या देखा था, टॉर्क इक्वल टू NIAB sin थीटा, ये फॉर्मूला देखा था। और जब हम ऐसे रेडियल ले जाते हैं तो जो थीटा होता है ना, थीटा हमारा क्या होता था, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, I एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब रेडियल ले जाते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर गिर रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब अगर ये मान लो सर्कुलर है, चाहे आप ऐसे कहीं से भी आप निकालो, ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो इससे हमें ये फायदा हो गया, sin 90 हमेशा हमारे 1 मिल जाएगा। समझ में आया रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों इस्तेमाल होता है। तो इसी चीज को मैं लिख लेता हूं, 2 लाइन उसको लिख लो कॉपी में, क्योंकि ये सब चीजें भूल जाओगे फिर। तो क्या जो मैंने अभी बोला उसको यहां पे लिख दिया हूं, क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकॉज द एंगल बिटवीन B एंड I मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, मैं गलत बोला यहाँ पे, जो थीटा होता है वो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल होता है। तो बी एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज 90 डिग्री एंड वी कैन ऑल्सो यूज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सो दैट द करंट इज मेजर्ड मोर एक्यूरेटली। इसीलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा चीज ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि आयरन का ही डिब्बा क्यों यूज किया जाता है, मतलब जो अंदर सिलिंड्रिकल डब्बा रखा हुआ है वो सॉफ्ट आयरन का ही क्यों इस्तेमाल होता है, कॉपर का क्यों नहीं, कोई दूसरे मेटल का क्यों नहीं। तो उसका रीजन ये है कि तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन मेटल होता है उसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। परमेबिलिटी का मतलब वो आयरन, सॉफ्ट आयरन अपने में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करने में आसानी से हेल्प करता है, मतलब आसानी से उसमें से सॉफ्ट आयरन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा मेटल हो तो उसका परमेबिलिटी उतना ज्यादा नहीं होता, इसीलिए हम एक हाई परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। और परमेबिलिटी ज्यादा होने पे वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी बढ़ा देता है, इसीलिए इंटेंसिफाइज द मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस उसके वजह से क्या होता है, जो एक्यूरेसी होता है, मतलब जो सेंसिटिविटी होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, जो सेंसिटिविटी या फिर एक्यूरेसी ऑफ द गैल्वेनोमीटर को बढ़ा देता है। इसीलिए हम यहाँ पे सॉफ्ट कॉपर सिलेंडर कॉपर क्या बोल रहा हूं, सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतना कहानी समझ में आया। बात करते हैं तो ये मेजर एक्चुअली कैसे करता है, मतलब ये काम कैसे करता है। ये तो हम समझ गए कि ऐसा कुछ होगा, करंट जाएगा, ये घूमेगा, ये हुआ। तो ये काम कैसे करता है उसको, अच्छा वहां पे जाने से पहले, काम पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं हेयर स्प्रिंग्स के बारे में। अब ये जो हेयर स्प्रिंग्स होते हैं ना, स्प्रिंग करता क्या है, अब देखो जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको समझना, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है, अगर एक्चुअल गैल्वेनोमीटर कभी स्कूल में अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ तो गैल्वेनोमीटर देखना, जो एमीटर होता है ना, एमीटर का रीडिंग या जो पॉइंटर होता है वो हमेशा इधर होता है, स्केल के एक एंड में, यहाँ पे 0 होगा, फिर इधर से ऐसे बढ़ते हुए नंबर जाएगा, और एमीटर यहां से जो पॉइंटर होगा वो ऐसे बीच में से ऐसे घूमेगा। ये किसके लिए, एमीटर के लिए। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर होता है ना, वो ऐसे हमेशा पॉइंट होकर रहता है और बीच में स्केल 0 होता है। यहां पे 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3 4 ऐसे होता है, और इस तरफ भी 1 2 3 4 ऐसे होता है। अब इससे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर हमारा करंट तो मेजर करता ही करता है, उसके साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी मेजर कर देता है। इसीलिए गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो हमेशा ऐसे रहता है।
ठीक है। अब जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंट ऐसे बीच में रहता है, वो एक स्प्रिंग के साथ नीचे जुड़ा हुआ है, मैंने क्या बोला, यहां पे स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब वो मान लो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो इस तरफ आएगा, जब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इस तरफ आएगा, इस तरफ क्यों आएगा, क्योंकि ये जो आयरन का कोर है वो घूमेगा, तो घूमेगा तो स्प्रिंग भी उसके साथ घूमेगा, ठीक है, स्प्रिंग भी उसके साथ घूमेगा। जैसे ही आप करंट को हटा दोगे, ये वापस से पॉइंटर घूम के अपने पोजीशन 0 पे आ जाएगा। तो वो 0 पे आने के लिए कौन मदद करेगा उसे ये नीचे वाला स्प्रिंग मदद करेगा, ठीक है। ये नीचे वाला अपने आप को, पॉइंटर को अपने ओरिजिनल प्लेस में लाने के लिए कौन मदद करेगा, ये जो हेयर स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर हेयर स्प्रिंग क्यों, कोई दूसरा स्प्रिंग क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्यों हम कोई मोटा सा अच्छा सा स्प्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना नाजुक सा स्प्रिंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इतना नाजुक सा स्प्रिंग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो वापस आएगा ना तो उसका जो रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए वो भी बहुत कम होना चाहिए। और जितना पतला स्प्रिंग, अब देखो जो पेन का स्प्रिंग है, आप यूज करते होगे पेन का स्प्रिंग, उसको आप हाथ से दबा सकते हो। अब साइकिल के सीट के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, या ट्रेन अगर देखोगे उसके नीचे भी स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, तो वो स्प्रिंग को आप उसके ऊपर खड़े भी हो जाओ वो दबेगा नहीं। लेकिन जो हाथ में आप पेन का स्प्रिंग पकड़ते हो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो उसको आप आसानी से, जितना पतला स्प्रिंग उतना फ्लेक्सिबल ज्यादा, और फ्लेक्सिबल ज्यादा तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आने में कम टाइम इस्तेमाल करेगा। इसीलिए यहां पे एक पतला स्प्रिंग यूज किया जाता है, ताकि यह जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए बहुत कम टाइम यूज करे। और अगर जब मेजर कर रहा है, जब घूमेगा, जब इधर आएगा मेजर करेगा, यह धड़ाक से मेजर करना चाहिए 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड में नहीं, मिली सेकंड के अंदर मेजर करना चाहिए। इसीलिए हम यहां पे हेयर स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू आपका जो नॉर्मल स्प्रिंग। समझ आया या नहीं आया? तो हेयर स्प्रिंग के बारे में भी 2 लाइनें लिख लो। यहां पे मैंने 2 चीजों के बारे में लिख दिया कि जो हेयर स्प्रिंग है वो फॉस्फर ब्रोंज अलॉय से ही क्यों बना है, और दूसरा कि हम हेयर स्प्रिंग इतना पतला क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो हम फॉस्फर ब्रोंज अलॉय इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर है, और जो चौथा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मिनिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, वो बहुत कम रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है, मतलब उसका टॉर्सनल कांस्टेंट जो है वो बहुत कम होता है, मतलब ये अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाने में बहुत कम टाइम लेता है। इसीलिए हम पतला स्प्रिंग इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू मोटा सा भारी भरकम सा स्प्रिंग। ताकि अगर भारी भरकम सा स्प्रिंग होगा वो अपने प्लेस में जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेगा, और जब पतला सा स्प्रिंग होगा वो ओरिजिनल पोजीशन पे जाने के लिए बहुत कम टाइम लेगा, जो कि मुझे चाहिए। इसीलिए हम हेयर स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं जिसके बेसिस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम चलेंगे इसके वर्किंग पे, ये कैसे काम करता है उसको देखेंगे, ठीक है, लिख लो। अच्छा, अभी जाके जूम हो रहा है जब वो जरूरत। चलो अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनोमीटर की, ये काम कैसे करता है। देखो, जो कॉइल था, मैंने क्या बोला था, कॉइल एक एल्यूमिनियम सीट पे कॉपर वायर को लपेट के उसको इसके अंदर डाल दिया जाता था, ऐसे डाल दिया जाता था। अब जब डाल दिया जाता था तो वो कॉइल कैसे शेप का होगा, रेक्टेंगुलर होगा ना, कुछ ऐसे शेप का होगा, मान लो ऐसे शेप का है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो रहा था नॉर्थ टू साउथ, तो ये हो गया बी का डायरेक्शन। अब मान लो इस कॉइल पे आई करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और आई करंट अगर फ्लो कर रहा है, और मान लो इसका ये जो विड्थ है वो है ए, और इसका जो हाइट है या लेंथ है बोल सकते हो बी, ठीक है, और मान लो इस जो नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कॉइल है वो है कैपिटल एन,
नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और हमने क्या देखा था, एक टॉर्क लगेगा मतलब ये ऐसे घूमेगा ना, लास्ट क्लास इसी के बारे में बात किए थे। तो जो टॉर्क लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और फोर्स कितना लग रहा होगा, फोर्स यहां पे कितना लग रहा होगा, एन आई नंबर ऑफ टर्न्स, एन आई मैग्नेटिक फील्ड, और इसका लेंथ बी लग रहा होगा ना। लास्ट क्लास हमने देखा था, तो ऐसा डायग्राम करके बताया था, याद करो। फोर्स इस डायरेक्शन में एफ, इस डायरेक्शन में एफ, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया नॉर्मल टू द कॉइल एन, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया थीटा, तो ये हो गया थीटा। अब इसका लेंथ कितना था, इसका जो लेंथ था वो था ए था ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ए साइन थीटा, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ए साइन थीटा। और यहां पे एज बिकॉज हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ कॉइल एंड बी इज रेडियल इन नेचर, है ना, रेडियल होगा, इसलिए थीटा 90 डिग्री। तो बी टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, टाउ विल बी इक्वल टू एन आई बी इंटू ए इंटू स्मॉल बी। ये होगा या नहीं होगा, होगा। और ये ए बी हमारा क्या, ए क्या है ये वाला विड्थ, और बी क्या है इसका लेंथ। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एरिया, ए इंटू बी इक्वल टू ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल। तो टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा, एन आई ए बी, होगा या नहीं होगा। एक तो ये टॉर्क लग रहा होगा, यहां तक समझ में आया। ये कहानी तो लास्ट क्लास समझे थे, इसलिए मैं और डिटेल में नहीं समझा रहा हूं। जिसको नहीं समझ में आया, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया हूं, जाके देख लेना, ठीक है, वो देख सकते हो, तो अच्छे से समझ जाओगे। तो टॉर्क कितना लग गया इस पे, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एन आई ए बी, मतलब ये घूमेगा एन आई ए बी। अब इसके नीचे एक हेयर स्प्रिंग तो है जो इसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाके रखेगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाके रखेगा। तो द रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग, ये कितना हो जाएगा स्प्रिंग के लिए। अब देखो, हमने ये क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, टॉर्क रिस्टोरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा से। अल्फा हमारा क्या होता है, अल्फा हमारा है एंगुलर डिफ्लेक्शन। ये क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं याद है तो यहां पे याद रख लो, ठीक है। जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा से, और अल्फा क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू अल्फा, वेयर के इज क्या होता है, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसको टॉर्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, वही एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहां पे एक टॉर्क लग रहा है के अल्फा, और यहां पे एक जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक टॉर्क लग रहा है वो कितना है, एन आई ए बी, और दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। इक्विलिब्रियम मतलब ये घूम के वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। मतलब अगर मान लो, इसको एग्जांपल से समझते हैं, मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये जो कॉइल है वो मान लो 15 डिग्री घुमा, कितना डिग्री घुमा,
15 डिग्री घुमा। अब अगर ये स्प्रिंग वापस इसको ओरिजिनल 15 डिग्री नहीं घुमाएगा तो क्या ये कॉइल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? नहीं। तो ये कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाया होगा उतना ही स्प्रिंग उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा, हाँ या ना? तो क्या बोल रहा था, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और ये वाला जो टॉर्क है ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो टॉर्क रिस्टोरिंग इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, टॉर्क वो जो निकला हुआ है, दैट मीन्स के अल्फा शुड बी इक्वल टू NIAB, ये है। तो अल्फा यहां पे क्या है, अल्फा मतलब जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना, NIAB/K होगा। अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, k जो स्प्रिंग का कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो अल्फा है या जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, करंट से है, I। तो मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहां पे अल्फा हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू NAB/K इंटू I, ये मिल गया। और ये जो NAB/K है ना, NAB/K इसको हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे करंट कैलकुलेट करने में, देखो तो क्या हो गया, यहां से मैं ये मिटा रहा हूं थोड़ा ऊपर से, देखो तो हमें अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया, अल्फा इक्वल टू GI मिल गया। तो करंट मुझे कितना मिलेगा, I विल बी इक्वल टू अल्फा/G, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो अब अल्फा, मान लो आपने जो गैल्वेनोमीटर में करंट जब पास करवाया, हमें करंट मेजर करना है ना, जब करंट पास करवाया तो मान लो वो 30 डिग्री घुमा, 30 डिग्री घुमा, 30 डिग्री घूमने के बाद आपको ये जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है वो हर गैल्वेनोमीटर के नीचे या डब्बे में लिखा हुआ रहता है G। जो एंगल मिला उससे G को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। तो ऐसे हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द करंट इन ए सर्किट। समझ आया या नहीं आया? जो नेक्स्ट टॉपिक है गैल्वेनोमीटर में वो है सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है इसको समझते हैं। मान लो आपके पास दो गैल्वेनोमीटर है, एक है G1 और एक G2। अच्छा, यहां पे आने से पहले हम थोड़ा लाइव एग्जांपल लेके समझते हैं। अब यहां पे मैं लड़का और लड़की दोनों का एग्जांपल ले रहा हूं। अब लड़के को अगर मान लो घर पे पापा बहुत कूट दिए तब भी उस पर फर्क नहीं पड़ता, फिर भी अगले दिन वो कांड करके घर पे आ जाता है। लेकिन अगर मान लो एक लड़की ने कुछ गलत काम कर दिया, एक बार डांट दो आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे सेंसिटिव कौन हुआ, यहां पे सेंसिटिव लड़की हुई, है ना। ये जनरल केस है, जनरली होता है। लड़के भी कुछ कुछ इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, अलग वे में मत लेना। या लड़कियां भी ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, कूट दो फिर भी वो वही काम करेंगे। लेकिन जो जनरली देखा जाता है लड़कियां थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होती हैं एज कंपेयर टू लड़के। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लड़के को 50 थप्पड़ मार दो, वो ऐसे गाल पे हाथ रखेगा, 10 मिनट आधा घंटा बाद फिर से बदमाशी शुरू। लेकिन लड़की को अगर डांट दो, वो 4 दिन मुंह फुला के बैठी रहेगी, बात भी नहीं करेगी। तो इसी को ही हम एक जनरल एग्जांपल में सेंसिटिवनेस बोल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी बहुत छुई में होता है, या उसका भी सेंसिटिविटी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, मान लो दो गैल्वेनोमीटर है G1 और G2, ठीक है। मान लो G1 में मैंने जब करंट डाला 1 एम्पियर का, ठीक है, 1 एम्पियर, चलो 1 एम्पियर बहुत ज्यादा हो जाता है, मान लो 1 मिली एम्पियर का करंट डाला, और गैल्वेनोमीटर 2 में भी मैंने 1 मिली एम्पियर का करंट डाला, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट डाला। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ,
एंगुलर डिफ्लेक्शन हुआ, यहां पे 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, और गैल्वेनोमीटर 2 में मान लो 45 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट है, लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? गैल्वेनोमीटर 2 डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ज्यादा डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है? वो करंट से ज्यादा सेंसिटिव है। तो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या हो गया कि अगर बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट पे भी अगर एक गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, देन हम क्या बोलेंगे? वो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी ज्यादा है। समझ में आया या नहीं आया सेंसिटिविटी का मतलब? ठीक है, तो सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया? अगर मैं एक छोटा सा करंट या तो मान लो गैल्वेनोमीटर को हम एक सर्किट में लगाएंगे, तो उसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी, मतलब वोल्टेज भी, पोटेंशियल ड्रॉप भी अगर कम होने पे अगर ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, या फिर छोटा सा अमाउंट ऑफ करंट जानने पे भी वो अगर कम डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी यहां पे दो तरीके के होते हैं। एक होता है करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी या करंट सेंसिटिविटी। दो तरीके के सेंसिटिविटी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, करंट सेंसिटिविटी और दूसरा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? अगर मैं कम अमाउंट ऑफ करंट डालने पे अगर मुझे ज्यादा डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? अगर मैं गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करता हूं और वो ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाता है, उसको मैं बोलूंगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। समझ आया करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? चलो, अब हमने यहां पे करंट सेंसिटिविटी को हम IS से रिप्रेजेंट करते हैं और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम VS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो IS हमारा क्या होता है? IS इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगुलर डिफ्लेक्शन बाय करंट। कितना करंट उसमें से पास हो रहा है। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखो अल्फा इक्वल टू हमें कितना मिला था? इक्वल टू NBA बाय K इंटू आई, ये मिला था ना अल्फा इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था। तो अगर मैं यहां पे अल्फा के जगह पे ये वाला वैल्यू डालूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? NBA बाय K इंटू आई होल डिवाइडेड बाय आई, मतलब आई गेट्स कैंसिल, तो कितना हो गया? NBA बाय K। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले के मदद से निकाल सकते हैं। वेयर N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, और K क्या है? कांस्टेंट, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। अब तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ा दूंगा, B एरिया ऑफ द कॉइल थोड़ा लंबा ले लूंगा या फिर चौड़ा ले लूंगा, एरिया ऑफ द कॉइल में चेंजेस कर दूं, या जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको घटा दूं। अगर कम वाला स्प्रिंग कांस्टेंट लेंगे उसका सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो करंट सेंसिटिविटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? करंट सेंसिटिविटी हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी हम क्या कर सकते हैं? N को, B को, A को इंक्रीज कर सकते हैं एंड K को क्या कर सकते हैं? K को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इनमें से कोई एक चीज में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़ा दो सब कुछ घटा दो, नहीं, किसी एक टर्म को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं, जब किसी चीज को बढ़ा रहे हैं बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे।
ठीक है, किसी एक चीज को अगर बढ़ा देते हैं जैसे कि नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ कॉइल, देन करंट सेंसिटिविटी मेरा बढ़ जाएगा। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट को घटा देते हैं तो करंट सेंसिटिविटी हमारा बढ़ जाएगा। समझ आया या नहीं आया? अब वोल्टेज सेंसिटिविटी पे आते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वो दैट इज इक्वल टू अल्फा बाय वी होता है। जैसे यहाँ पे अल्फा बाय करंट सेंसिटिविटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय करंट, वैसे वोल्टेज सेंसिटिविटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय वोल्टेज। तो अल्फा हमारा कितना निकला था? एन बी ए बाय के इंटू आई होल डिवाइडेड बाय क्या था? V। अब हमें ओम्स लॉ से पता है V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर। होगा या नहीं होगा? मैं इस I के जगह पे V बाय आर डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा? एन बी ए बाय के इंटू वी बाय आर, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय V है, मतलब यहाँ पे बाय V इंटू V। तो ये V भी गेट्स कैंसिल, तो कितना बन गया? एन बी ए बाय के आर, है ना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs इज इक्वल टू कितना हो गया? एन बी ए बाय के आर, ये बना। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकता हूं। अब यहां पे देखो थोड़ा लोचा होगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं, मैंने क्या बोला? किसी एक टर्म को बढ़ाएंगे, किसी एक टर्म को बढ़ाने पे दूसरा टर्म कांस्टेंट होना जरूरी है। बोला या नहीं बोला? अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट नहीं रह रहा। नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ बढ़ा करूंगा तो रेजिस्टेंस भी तो बढ़ेगा। मैंने क्या बोला? लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए सारे अगर कोई भी एक टर्म को चेंज कर रहे हो, बाकी सारे क्या होने चाहिए? बाकी सारे कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहा हूं तो आर में चेंजेस हो रहा है, एरिया ऑफ द कॉइल में भी चेंज कर रहा हूं, देन आर में चेंज होगा। तो क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट घटाओगे तब भी वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगा। यह भी लिख देता हूं, ये तो देखा देखी सामने सामने पता चल जा रहा है। लेकिन अगर मुझे वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो मैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं तो मेरा आर में चेंजेस हो जा रहा है, जो कि मैं नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं क्या ऐसा कर दूं कि नंबर ऑफ टर्न्स भी ना बढ़े, एरिया ऑफ कॉइल भी ना बढ़े, लेकिन रेजिस्टेंस मेरा क्या हो जाए? घट जाए। अगर रेजिस्टेंस घट गया तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस घट गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस में कैसे घटा सकता हूं? रेजिस्टेंस घटाने के लिए देखो, अब हमने यहां पे थोड़ा ओम्स लॉ पे आते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है या नहीं होता? मैं लेंथ में तो चेंज नहीं कर सकता, लेंथ चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का चेंज कर सकता हूं। अगर मान लो मैं एक मोटा सा तार ले लिया, पतले तार के बदले मैं अगर मोटा तार ले लिया, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, जो कि मुझे यहां पे चाहिए। जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम तीसरा चीज और क्या कर सकते हैं? चेंजिंग डिक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस को घटा सकते हैं। और रेजिस्टेंस को कैसे घटाएंगे? बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज्ड। और ये चीज एमसीक्यू में जरूर पूछता है। सेंसिटिविटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में से एमसीक्यू अच्छे बनते हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले समझ लो क्या होता है।
तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना होगा और K को घटाना होगा, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट को घटाना होगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट को घटाना होगा। और जो वायर हम उसमें इस्तेमाल करेंगे, कॉइल में जो वायर इस्तेमाल होगा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं बढ़ा दूं, जो तार है पतले तार के बदले में अगर मोटा तार यूज कर दूं, देन रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घट गया तो वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो ये पूरा मोटा मोटी कहानी था आपका गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अब इधर हम थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नेक्स्ट क्लास हम इसी गैल्वेनोमीटर को और आगे बढ़ाएंगे, और क्या क्या हम गैल्वेनोमीटर को यूज करके और क्या क्या कर सकते हैं, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसा क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिल सकता है। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम है या आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं और आपको भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी पढ़ाई आप अच्छे से कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।